विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस के लीडर्स को बोलने नहीं दिया जाता। ओम बिरला साहब उनको समय नहीं देते। ओम बिरला साहब उनको टाइम नहीं देते, शोर मचाते हैं, मतलब लोकसभा भंग कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम कांग्रेसियों ने और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने लगाया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि 2014 से लेके 2026 तक 260 फॉरेन ट्रिप उन्होंने लगाई। तो 260 का मतलब हुआ कि 20 फॉरेन ट्रिप एवरेज में हर साल उन्होंने लगाई। लेकिन किसके खर्चे पे? ये जो 20 ट्रैवल हुआ, जो फॉरेन ट्रैवल हुआ, वैसे तो जब इनकम टैक्स की जो 4 बार फॉरेन जाता है, इनकम टैक्स उसको खाने को पड़ जाती है, इनकम टैक्स उससे हिसाब मांगती है। लेकिन राहुल गांधी से हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है। जो 20 बार अगर साल में 20 बार विदेश यात्रा पे जाता है। लेकिन चलो, यहाँ पे सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है कि जब सही समय होता है, जब सत्र चल रहा होता है, तब ये कहाँ जाते हैं। शीतकालीन सत्र में 2025 जर्मनी टूर, ये क्या करने गए थे? ये मुलाकात हुई इनके प्रोफेसर क्रोनिला वोल्फ से। क्रोनिला वोल्फ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी है, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। तो क्या ये मुलाकात एंटी इंडियन फोर्सेस के साथ थी या किसके साथ थी, या जो देश का भला चाहते हैं उसके साथ थी? बजट सत्र के टाइम पे 2025 में वियतनाम यात्रा की बात करें तो ये राहुल की वियतनाम की तीसरी यात्रा थी। जानकारी बाहर ही नहीं आ पाई कि इन्होंने ये 3 यात्रा करी क्यों, वो भी वियतनाम में। यात्रा को जब पूछा गया तो इस यात्रा को, वियतनाम की यात्रा को प्राइवेट बताया गया। तो प्राइवेट जैसा क्या है? अगर वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनका तो कुछ प्राइवेट हो ही नहीं सकता। वो तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वियतनाम में सोरोसो का ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क एक्टिव है। इस यात्रा के बाद राहुल ने ये नारा लगाया, डेमोक्रेसी खतरे में है। और वियतनाम से आने के बाद ये नारा लगाया कि डेमोक्रेसी खतरे में। ऐसा क्या हुआ वियतनाम में जो उनको डेमोक्रेसी खतरे में दिखने लगी? बजट सत्र, फिर मैं फिर आता हूँ, बजट सत्र 2023 में यूके की यात्रा। इस बार यात्रा 10 दिन की थी। उन्होंने ये बोला कि मेरे फोन पे पेगासस स्पाईवेयर लगा हुआ है। ये सब फर्जीवाड़ा करने के बाद राहुल ने कुछ बंद कमरे में मुलाकातें की। ये बंद कमरे में मुलाकातें सिर्फ पेगासस स्पाईवेयर उनके मोबाइल में क्यों लगा हुआ था, बाकी कांग्रेसियों को क्यों नहीं था? ऐसा उनमें क्या था कि ऐसा? इन्होंने हर बार यही इल्जाम लगाया कि इनको बोलने नहीं दिया गया क्योंकि मोदी सरकार इनसे डरती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इनसे डरते हैं। तो इस बात का जवाब भी दिया जाए। और 2008 में गांधी परिवार चीन में एक सीक्रेट एमओयू साइन करके आए। जब चीन ने एक सीक्रेट एमओयू साइन करके आए जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया, उन्होंने फिर से एक बार एक लेगेसी को दोहराया और एक बंद कमरे में एक दरवाज़ा, एक एमओयू साइन किया चीन के साथ में, जिसके बारे में आज भी किसी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी को ये बात नहीं पता। यहाँ से आने के बाद, चीन से आने के बाद उन्होंने फिर एक नया दावा बोला, एक नया शगुफ्ता, एक नया तार खेला कि माइनॉरिटी अंडर अटैक है। फिर उन्होंने माइनॉरिटी अंडर अटैक के साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला, और साथ में शायद वो पहले भी अमेरिका जब गए थे तब भी उन्होंने ये बोला था कि माइनॉरिटी में एक नाम लिया सिख का, सिख को कड़ा नहीं पहनने देती। वाहियात बात। अगर राहुल गांधी ने सिखिज्म के लिए, जो हिंदुइज्म का एक हिस्सा रहा, सिखिज्म कोई अलग नहीं है। अगर सिखिज्म है तो हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो सिखिज्म है। ये एक ही परिवार के, एक ही माँ के 2 वो बच्चे हैं जो एक साथ पले बड़े हैं। उसमें भी बंटवारा करने की पूरी कोशिश करी गई और माइनॉरिटी का कार्ड खेला गया, और माइनॉरिटी कार्ड खेला इन्होंने सिखिज्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी उनको लगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। मीडिया पर हमला हो रहा है जैसे फेक नेटवर्किंग चल रही हो, एक फेक नैरेटिव चल रहा हो। तो फेक नैरेटिव चलाने में तो आई थिंक राहुल गांधी बहुत एजुकेटेड है। उन्होंने पीएचडी कर ली है, इतने ज़्यादा लिटरेसी आ गई है उनकी फेक नैरेटिव चलाने में कि उनकी फेक नैरेटिव अब असली लगने लगी है। तो आई थिंक इस पे भी एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। भारत जोड़ो यात्रा में अगर हम बातें, भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने बड़ा शोर मचाया पूरी दुनिया में कि भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसको हम ओएसएफ बोलते हैं, उसके ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सलील सेठी क्या कर रहा था वहाँ पे? भारत जोड़ो यात्रा में सलील सेठी जैसा जो ओएसएफ का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, उसका इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या योगदान था? ये भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा महसूस आ रहा था भारत तोड़ो यात्रा।
अगर इतना ही भारत को तोड़ना था और इतना ही भारत को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी साहब, तो सदन में बैठें, ऑपोजिशन का फर्ज निभाएं और ऑपोजिशन की एक क्वालिटी आर्ग्यूमेंट करें। उनकी क्वालिटी आर्ग्यूमेंट आज तक पिछले 12 सालों में, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन्होंने, आप लोगों ने कभी आज तक उनकी कोई क्वालिटी आर्ग्यूमेंट सुनी है? क्या कोई क्वालिटी आर्ग्यूमेंट देखी है? जब भी वो कोई आर्ग्यूमेंट करते भी हैं तो पहले ही 20 सेकंड में मन गिर जाता है, पहले ही 20 सेकंड में ये समझ आ जाता है कि ये फॉल्स नैरेटिव है, पहले ही 20 सेकंड में समझ आ जाता है कि ये तमाशा है, पहले ही 20 सेकंड में ये समझ में आ जाता है कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है और ये शगुस्ता छोड़ रहे हैं, ये हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, तो क्या पता शायद लग जाए। लेकिन इस बार सरकार बहुत मजबूत है और इस बार उनके फॉल्स नैरेटिव में या उनके किसी भी ढकोसलेबाजी में वो चुप बैठने वाली नहीं है। अमित शाह सब खड़े होते हैं तो पूरा सदन, पूरी ऑपोजिशन चुप होकर सुनती है। उनके पास सिवाय शोर मचाने की कोई विकल्प नहीं रहता और शोर मचाने से सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू बढ़ती है, आइडियोलॉजी साबित नहीं होती, एथिकनेस साबित नहीं होती। वो हर बार लगातार एक ही बात कहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा, ऑपोजिशन ने एक ही बात बार लगातार एक ही बात प्रूव किया है कि अल्टीमेटली उनके पास मुद्दा उठाने के लिए है ही नहीं। पहले तो एक बात थी, ममता बनर्जी पे जाती थी कि खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ तो पूरा का पूरा कांग्रेस बिल्ला बना बैठा है जो खंबे को नोच नोच के उन्होंने खंबा आधा कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा। हम आगे चलते हैं, हम 2018 के बजट में चलते हैं। सिंगापुर मलेशिया 3 दिन की यात्रा। वहाँ सिंगापुर मलेशिया में क्या हमारा कोई रिश्तेदार बैठा है? सिंगापुर मलेशिया में क्या फंडिंग आ रही है? सिंगापुर मलेशिया में कोई बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग हुई? सिंगापुर मलेशिया में कोई कंट्री डेवलपमेंट प्लानिंग हुई? सिंगापुर मलेशिया में क्या किसी प्रकार का गठबंधन हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई? नहीं। वो 3 दिन क्या किया? उसके बाद हम जाते हैं फिर मानसून सत्र पे जो 2020 में हुआ, पूरा सत्र मिस किया। अमेरिका में मौजूदगी रही उनकी। 2015 का सत्र, 60 दिन विदेश की यात्रा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 2015 का इम्पोर्टेंट सत्र, राइट, मेजर अपोजिशन का मेजर लीडर 60 दिन की विदेश यात्रा। एक आम आदमी भी 6 दिन की विदेश यात्रा अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो 6 दिन से ज़्यादा किसी यात्रा पे जाता है तो प्रिसाइज एजेंडे पे जाता है। 6 दिन से ज़्यादा अगर वो किसी विदेश यात्रा पे जाता है तो उसके कोई रीजंस होते हैं, बट यहाँ नहीं। उन्होंने यूके, यूएस, टर्की, इटली की यात्रा करी, तो किस लिए? क्या वहाँ पे कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई? क्या उन्होंने कोई ऐसा गठबंधन किया जिससे कि वो अपने देश को प्रमोट करने गए? क्या उन्होंने कोई देश की संस्कृति को प्रमोट किया? क्या उन्होंने किसी देश के किसी विभाग को प्रमोट किया? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात करी उस विदेशी प्लेटफॉर्म में जिससे उसका श्रेय हिंदुस्तान को मिला हो या उसका बेनिफिट हिंदुस्तान को मिला हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इसके और आगे चलते हैं। संसद को चलाने में एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, 1 घंटे का। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा सा ये मेटलिस्टिक स्टेटमेंट है और बहुत कैलकुलेटेड और रिसर्च फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ। संसद को चलाने के लिए 1 घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए। और ऐसे कितने 1.5 करोड़ राहुल गांधी और कांग्रेस की अपोजिशन में, मतलब देश की अपोजिशन पार्टी में, एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी ने, अगर मैं 1.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करूं और एक फाइनेंसिंग सिस्टम को अगर मैं लॉक करूं तो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा? और ये वो करोड़ों रुपए हैं जो इनकम टैक्स से वसूल किए जाते हैं, और यही करोड़ों रुपए जो किसी गरीबों के काम आ सकते थे, लेकिन गरीबों के काम आने की बजाय ये राहुल गांधी के तांडव और राहुल गांधी की मंशा और राहुल गांधी के कारण, और जो उनसे रिलेटेड, जो उनके छत्र छाया में पलने वाली ऑपोजिशंस है, उनको इसी बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि सत्र को भंग करो, लोकसभा भंग करो। उठ के जाने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं होता, पूरा सत्र खराब हो जाता है। लेकिन पेशेंटफुली और टेक्निकली, समझदारी से हमारी देश की सरकार ने संसद चलने दिया। हर बार पेशेंटफुली उन्होंने अगले दिन का समय लिया और अपनी बात रखी और एग्जीक्यूट किया। 370 जैसा काम उन्होंने पेशेंटफुली किया। राहुल गांधी का बस चलता तो कभी नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर बहुत टेक्निकली निभाया, वो बहुत तरीके से निभाया, सिर्फ पेशेंटफुली। उरी निभाया बहुत पेशेंटफुली। इन तीनों अचीवमेंट्स में कांग्रेस और ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है? 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
श्री राहुल गांधी जी लंदन गए लोकसभा इलेक्शन काउंटिंग से पहले, इससे पर्सनल हॉलिडे बताया गया। अरे देश का भाग्य, देश का भाग्य का फैसला होने वाला है, देश का भाग्य परम चरम पे है, देश के भाग्य की आइडेंटिफिकेशन होने वाली है। पूरा 140 करोड़ आंखें गाड़े बैठा है और हमारे राहुल गांधी जी लंदन चले गए। ये सरप्राइजिंग है बहुत बड़ा। 2019 में, फिर 2019 में ये बैंकॉक गए, अब बैंकॉक की बात करते हैं। बताओ, अब बैंकॉक में भी ऐसा कुछ था जो इनको बैंकॉक लेके जाना, शायद ये मेरे ख्याल से शायद ये अभी इनका विवाह नहीं हुआ है तो इनको लगा कि बैंकॉक की यात्रा बहुत इनके लिए सही और कोई मायना रखती है। तो क्या रीज़न रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक वरिष्ठ नेता की जो बैंकॉक जैसी कंट्री में जाना चाहता है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल तो हो नहीं सकता, और अगर पॉलिटिकल नहीं है और अगर वो उनकी वो पर्सनल हॉलीडे है तो पर्सनल हॉलीडे में हम क्या क्या गिन सकते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि आई थिंक राहुल गांधी जी को शादी कर लेनी चाहिए, बैंकॉक जाने से बेटर है। हरियाणा प्लस महाराष्ट्र के असेंबली पोल थे 15 दिन पहले। बैंकॉक जाने से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली पोल थे। ऐसा गढ़, महाराष्ट्र एक गढ़ रहा, महाराष्ट्र में कई साल राज किया, हरियाणा में कई साल राज किया। इस बार हरियाणा के इलेक्शंस में हाथ को आया बट मुंह को ना लगा, उनके हाथ से सरकार गई। फिर भी उन्होंने इस गलती से नहीं सीखा और बैंकॉक की यात्रा उन्होंने फाइनल करी। 2021 में इटली, 5 राज्य के इलेक्शन थे, उससे पहले वो इटली का दौरा किया। अरे इटली भाई इतना अच्छा लगता है तो फिर हिंदुस्तान की नागरिकता किस काम की उनके। 2022 में फिर हमारे राहुल गांधी साहब इटली गए और 5 राज्य इलेक्शन से, और ये भी 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव से पहले हमारे राहुल गांधी जी जो ऑपोजिशन के फिर वरिष्ठ लीडर हैं और वो इटली के दौरे पे चले गए। तो ये दुर्भाग्य है या ये कोइंसिडेंट है या ये क्या कहते हैं उसको, क्या ये इंटेंशनल है, ये मेरे को नहीं समझ में आता। इस बात का अगर आपके पास जवाब हो तो जरूर देना। 2025 में साउथ अमेरिका चले गए, वो भी ठीक बिहार इलेक्शन से पहले। अक्टूबर 2023 में उज्बेकिस्तान चले गए। उसमें भी आप सुनिएगा, उज्बेकिस्तान गए वो 2023 में। कमाल की बात यह है उस टाइम भी एक बड़ा इलेक्शन प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा था और सबसे बड़ा इलेक्शन था तिरुपुर, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटका, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट में जहां पे उनकी सरकार है। वहां पे इस राज्य में इलेक्शन से पहले वो विदेश यात्रा, या तो उनका वॉर रूम जो है वो विदेश में है, या तो वो इलेक्शन जब लड़ते हैं या लड़वाते हैं या अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो शायद उनको अपने ही देश में वॉर रूम, इलेक्शन वॉर रूम या स्ट्रैटेजिकल रूम यहाँ बनाने में उनको तंग होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए वो शायद उज्बेकिस्तान में उन्होंने इलेक्शन का वॉर रूम बनाया ताकि इतने स्टेटों में इलेक्शन की वॉर रूम वो वहाँ डिसाइड कर सके और वहाँ से बैठ के वो रणनीति तय कर सके कि हिंदुस्तान के इन राज्यों में कांग्रेस का क्या हशर होगा। डेमोक्रेसी इन डेंजर, माइनॉरिटी का अत्याचार, अदानी मोदी नेक्सस, फॉरेन इंटरफेस की भारत की लोकतंत्र में जरूरत, भारत में लोकतंत्र की जरूरत, ऐसी बातें करने में राहुल गांधी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये उनका माला है 108 जपना, डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर। अब ये बात, एक झूठ को अगर आप 108 बार बोलो तो वो सच हो जाती है। तो उनको लगता है कि ये जो टेक्निक है ये शायद इलेक्शन में भी चलेगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन अलग होती है और काम करके मैनिफेस्ट करना अलग होता है और सिर्फ बात करके मैनिफेस्ट करना अलग होता है। आप सिर्फ विदेश की यात्रा करते हुए ये सोचो कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो यहाँ शायद उनकी गलती है, उनको सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको विवाह लायक हो भी गए हैं और शायद विवाह की उम्र भी उनकी पार होती जा रही है। मेरे ख्याल से उनको विवाह का प्रस्ताव आते भी होंगे डेफिनेटली। वो इतने भावी नेता हैं कांग्रेस के, तो उनको अगर विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक सुशील कन्या देख के विवाह कर लेना चाहिए। ये एक निजी सलाह है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अगर ये कह रही है कि राहुल ऐसी हरकतों से सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज नहीं, ये बिल्कुल जड़ों में दीमक डालने वाला काम है। और जब एक बड़े बाहुबली पेड़ में जब दीमक डलता है तो बड़े से बड़ा पेड़ भी
बहुत झरमरा के एकदम झरझरा के गिर जाता है। इसके लिए अगर आज राहुल को और आज अगर कांग्रेस को नहीं रोका तो हिंदुस्तान इसका नुकसान बहुत जल्द भुगतेगा। और आई थिंक इसके लिए एक ही इस नुकसान, इस कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए अगर कोई पार्टी बनी है तो वो उसका नाम है बीजेपी। हालांकि मैं बीजेपी का हूँ या नहीं हूँ ये सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी से नफरत करने के लिए भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उनकी अचीवमेंट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट देखते हुए। हाँ, राहुल की अगर हम बात करते हैं और राहुल का मॉडल देखते हैं, राहुल की ट्रैवल यात्रा देखते हैं, या हम राहुल को लंबा देखते हैं या राहुल की यात्रा के अगर हम उसके डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम उसकी फॉरेंसिक अगर हम राहुल के ट्रैवल की फॉरेंसिक थिंकिंग करते हैं और फॉरेंसिक थिंकिंग में अगर हम एक डिटेल्ड फाइंडिंग करते हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सोरस और राहुल गांधी और सोरस दो जिस्म एक जान है, एक छुपाओ तो एक निकलता है, दूसरा छुपाओ तो एक निकलता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रेटर, एंड आई थिंक अगर ये नहीं रोका गया तो दे विल बी टैग्ड, उनको एक तमगा मिलेगा, द ट्रेटर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। राहुल गांधी and Congress party, the traitor of the highest order, which is literally working hand in hand, वो hand and gloves है, घी खिचड़ी हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो राहुल और सोरस की जो भी प्लानिंग है, अगर वो आज नहीं तोड़ी तो इसका भुगतान कांग्रेस भी करेगी और कांग्रेस के लोग भी करेंगे। थैंक यू।